हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस वीडियो पे अपन एक सेंसिटिव इशू के बारे में बात करेंगे, दैट इज मैरिटल रेप। शुड मैरिटल रेप्स बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया? इस टॉपिक पर अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि रेप इज अ रेप, यानी कि रेप भले ही एक हस्बैंड ने किया हो अपनी वाइफ के साथ, फिर भी उसको रेप ही बोला जाएगा। ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप का ऑफेंस डिफाइंड है। इसमें दिखाया गया है क्या क्या ऑफेंस रेप कंस्टिट्यूट करता है, बट इसमें एक मेजर एक्सेप्शन भी है, वो है यदि कोई भी मैरिड हस्बैंड, क्योंकि रेप हमेशा इंडिया में लीगल डेफिनेशन में होता है जब हस्बैंड या मेल किसी फीमेल के साथ करता है, तो यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को विदाउट कंसेंट करे बट प्रोवाइडेड द एज ऑफ वाइफ शुड बी ग्रेटर देन 15 ईयर्स, यानी कि एक मैरिड हस्बैंड वाइफ की एज 15 ईयर से ज्यादा होगी, इवन दो विदाउट हर कंसेंट सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होता है, स्टिल दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप। दिस इज द बैकग्राउंड। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लीगल बेसिस में चैलेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल रेप। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी जजमेंट हुआ था जहां पर स्प्लिट वर्डिक्ट मिली थी दो कोर्ट की। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के ऊपर डिसाइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि वो मैरिटल रेप को कैसे कंट्रोल करना चाहती है और रेगुलेट करना चाहती है या नहीं। इस बारे में यदि अपन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस या ग्लोबली क्या रूल है उसके हिसाब से बात करें तो यूएस के सारे स्टेट्स प्रेजेंटली, ऑल द 50 स्टेट्स, न्यूजीलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नॉर्वे, इजराइल, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, यानी कि मोस्टली इसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जल्दी एक ट्रेंड की तरफ जा रही हैं जहां पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट आईपीसी जो ब्रॉडली अपन यूके से बोरो किए हैं, यूके ने भी इस लॉ को चेंज कर दिया है और अब मैरिटल रेप यूके में भी क्रिमिनलाइज्ड है। यदि अपन इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रीसेंट डेटा के हिसाब से अराउंड 1 in 3 विमेन, यानी 33% ऑफ विमेन जो इंडिया में हैं वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस पर्टिकुलरली बाय देयर स्पाउस सफर आउट करती हैं, स्पाउसल वायलेंस फेस करती हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा यदि अपन लॉ की बात करें जैसा अपन ने किया, दो सेक्शन पर्टिकुलरली रेप से रिलेटेड बात करते हैं, सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376। ये डिफाइन करता है क्या फाइनली क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, एंड 375 डिफाइन करता है व्हाट वुड बी द व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ रेप। यदि ब्रॉडली देखें तो मैरिटल रेप को कहीं भी इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है एक्सेप्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट में जो मेजर इशू है वो विमेन की सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है और इस वजह से मैरिटल रेप को भी एक ऑफेंस माना गया है। बट ध्यान रखिएगा, इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, एक सिविल ऑफेंस माना गया है, एंड दैट इज वन मेजर इशू। तो इवन दो इंडिया में मैरिटल रेप एक सिविल ऑफेंस की तरह अंडर द डीवी एक्ट में ट्रीट किया जाता है, बट इसके बाद भी ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अब यदि अपन समझते हैं इसका क्या फाउंडेशनल बेसिस है, लीगैलिटी या सोसाइटल मोरालिटी, जो अपन मैरिटल रेप के बारे में बात करते हैं, मेजरली जो अपन इसको करते हैं वो है विक्टोरियन एथिक्स का या विक्टोरियन मोरालिटी के बारे में ये करता है। विक्टोरियन मोरालिटी क्या होती है? ये एक सब्जेक्ट है जहां पर कुछ ऐसे मोरल लॉस जहां पर विमेन को मेन से इंफीरियर माना जाता, मेन ऊपर रहता है विमेन से, ऐसे कुछ मोरालिटी जो पोस्ट मेडिवल टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता था यूरोप में, उन्हें यह कहा जाता था। इनके मोरालिटी के हिसाब से आप देखोगे तो परमानेंट कंसेंट का क्लॉज है, यानी कि एक बार हस्बैंड और वाइफ शादी कर लेते हैं तो ये इंप्लाइड है कि जो वाइफ ने अपने हस्बैंड को सेक्स के लिए हमेशा के लिए परपेचुइटी में कंसेंट दे रखा है, बार बार रिपीटेड कंसेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ड्यूटी बाउंड सेक्स ऑब्लिगेशन, ये भी एक सोसाइटल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि सेक्स या मैरिज
मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को क्यों बनाया गया था? क्योंकि मैरिज का बेसिक पर्पस होता है टू फोल्ड। वन इज प्रोक्रिएशन, और प्रोक्रिएशन यानी कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, और पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए सेक्स इज एन इम्प्लिसिट नेसेसिटी। देयरफॉर प्रोक्रिएशन करने की वजह से women are duty bound that they should permit sex. And finally, doctrine of curvature, इसके तहत क्या होता है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड जो women होती हैं उनकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। women become the subjects of their husband. That is the basic आइडिया। इन्हीं मोरालिटी या सोसाइटल तरीकों के तरफ से, या आप विक्टोरियन मोरालिटी बोल लीजिए, इन्हीं कारणों का बेसिस है कि आर्टिकल 375 सेक्शन 375 आईपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया था। यदि अपन देखें क्यों जरूरत है कि इसके अगेंस्ट इसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने कंटेंट किया था कोर्ट्स में, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर किया था कि इंडिया में जो मैरिज होती है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज सैक्रोसैंक्ट, यानी कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, बल्कि मैरिज एक होली यूनियन है दो बॉडीज का, दो फैमिलीज का। इंडिया में ऐसा ट्रेडिशन है। इस वजह से मैरिज को कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल नजरों से नहीं देखा जाएगा। इसी वजह से आप इसी आर्ग्यूमेंट के तहत आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्री नैप एग्रीमेंट्स कॉमन है, प्री नैप्चुअल एग्रीमेंट्स, वो इंडिया में नहीं एक्सेप्टेड है। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, बिफोर गेटिंग मैरिड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी प्रॉपर्टी को ओपनली डिस्क्लोज करते हैं एंड दे कम टू अ कंडीशंस, यदि उनका फ्यूचर में डिवोर्स होता है तो उनकी प्रॉपर्टी डिविजन्स कैसे होगा। आपने बहुत सारे सीरियल्स में जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, यूएस वगैरह के, उसमें देखा होगा कि शादी के पहले दे डिसाइड द प्री नैप एग्रीमेंट्स, बट इंडिया में ये रिकॉग्नाइज नहीं है एक्सेप्ट वन स्टेट, दैट इज गोवा। क्योंकि गोवा में पोर्चुगल सिविल, जो पोर्चुगल यूनिफॉर्म कोड है गोवा में लगता है, तो गोवा में कुछ एक्सेप्शन से ये प्री नैप एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसी तरीके से सरकार का मानना है यदि अपन इस तरीके से मैरिटल रेप को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिमिनलाइज कर लेंगे, तो इस वजह से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन खराब हो सकता है। इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है सेक्शन 498A, ये रिलेटेड है डाउरी रिलेटेड एक्ट से। अब होता क्या है, डाउरी रिलेटेड कोई भी मिसचीव्स होती है, उसमें पाया ये गया है बहुत बार विमेन और उनकी फैमिलीज, डिवोर्स जब होने वाला रहता है या बातचीत चल रही रहती है, इस तरीके के इंसिडेंट्स में विमेन ऑफन क्या करती हैं, डाउरी रिलेटेड सेक्शन 498A फैमिली ऑफ देयर हस्बैंड और देयर हस्बैंड के ऊपर लगा देती हैं। बहुत बार ये फेक पाया गया, फिक्टिशियस पाया गया है, एंड इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मेनेस बन सकता है सोसाइटी में जब मैरिटल रेप को भी यदि मिसयूज किया गया। इसका सबसे बड़ा इशू आएगा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप ये प्रूफ कैसे करोगे कि वेदर एन एलिमेंट ऑफ कंसेंट वाज इन्वॉल्व्ड और नॉट। ये कोर्ट में प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, और इसी वजह से इसका पोटेंशियल मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यदि अपन इसके अलावा बात करें, यदि कोर्ट में प्रूफ करना पड़े तो स्टेट को घर की बाउंड्रीज के अंदर घुसना पड़ेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी बहुत ज्यादा सीवियर, दो लोगों के इंटीमेट रिलेशन के बीच में सरकार और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को घुसना पड़ेगा, जिससे प्राइवेसी बहुत ही एक्सट्रीमली डीरेल होगी, थ्रेटन होगी। इसके अलावा ये एक अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लॉ बना दो, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इन द मैटर ऑफ सोसाइटल अफेयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो चाइल्ड मैरिज का एक्ट, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, डाउरी रिलेटेड एक्ट, ये सदियों से ये एक्ट बने हैं। इट्स बीन डेकेड्स सिंस ऐसे लॉज बने हुए, उसके बाद भी चाइल्ड मैरिज अभी भी होता है, डाउरी अभी भी देखा गया है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, यदि आपको कोई भी सोसाइटल अफेयर में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है
तो लॉ की भूमिका बहुत ज्यादा कम आती है। जो मेजर भूमिका आती है वो आती है अवेयरनेस ड्राइव। तो रादर देन ब्रिंगिंग न्यू लीगल या लीगैलिटी इनटू द कॉन्सेप्ट, आप अवेयरनेस ड्राइव करो क्यों ये प्रॉब्लमैटिक है, और लोगों को, खासकर मेल को अवेयर करो और फीमेल को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करो। दैट इज द बेसिक आइडिया जो सरकार कंटेंट करती है। इसके अलावा यदि आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि अलग अलग कल्चर में, सोसाइटीज में अलग नॉर्म्स प्रैक्टिस होती हैं। यहाँ पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है, अवेयरनेस अबाउट द लॉ और ज़्यादा कम है, और किस तरीके से परसीव किया जाएगा सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है। इन सभी कारणों की वजह से हमेशा से कुछ एनालिस्ट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ये कंटेंट करते हैं कि मैरिटल रेप को अभी टाइम नहीं आया है क्रिमिनलाइज करने का। एक बात बहुत क्लियरली आप समझ लीजिए, कोई भी ये डिनाई नहीं करता कि मैरिटल रेप इज नॉट रेप, बट बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस बोला गया है कि मैरिटल रेप को अभी इंडिया में क्रिमिनलाइज करना सही समय नहीं है। बट यदि इसके विपरीत अपन समझते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमें बोलता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। सबसे पहले आप यदि समझो, जो बार बार कोर्ट्स ने बोला है, रेप इज अ रेप, यानी कि कोई भी ये एक्ट को करे, चाहे वो रिलेटिव हो, हस्बैंड हो या अननोन, रेप इज अ रेप नो मैटर हु इज द कल्प्रिट। देयरफॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर बीइंग अ हस्बैंड और नॉट, रेप को एक हीनियस एक्ट है, एक क्रूअल एक्ट है, टारगेटिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। इस वजह से इन्हें क्रिमिनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट, आप यदि एम्पैथी वाइज सोचोगे तो मैरिटल रेप और ज्यादा क्रूअल हो जाता है, क्योंकि जो वुमेन रहती हैं या स्पाउस रहता है, उन्हें उस विक्टिम को कल्प्रिट के साथ और रहना पड़ता है, तो दे हैव टू कंटिन्यू टू लिव इन टुगेदर, एंड दैट इज अनदर मेजर मीनिंग। कितना बड़ा ब्रूटल क्रूअल आइडिया है, आप सोच के देखो। नेक्स्ट, यदि विमेन की सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जरूरी है। मैरिज यदि हो जाए तो दैट डज नॉट गिव एनीवन द लाइसेंस टू थ्रेटन द बॉडी इंटीग्रिटी, बॉडी इंटीग्रिटी ऑफ विमेन। यानी कि एक बात साफ है, आर्टिकल 21 में, यानी कि राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बोला है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी, और इस डिग्निटी का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बॉडीली इंटीग्रिटी, यानी कि माई बॉडी, आई शुड हैव द राइट टू से नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई भी हनन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी रिस्पेक्टेड एट ऑल टाइम्स। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ ड्यू टू द रेप, ये समझो। एंड एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है बार बार कि स्टेट कितना एंटर कर सकता है, यदि ऐसे लॉज बनाएगा मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में तो वो प्राइवेसी को हिंडर करेगा। बट आई ऑनेस्टली डिफर, और मैं इसलिए डिफर करता हूं क्योंकि ऐसी मैरिज जहां पर इस तरीके के हीनियस एक्ट हो रहे हैं, आई डोंट कंसिडर दैट टू बी अ सैक्रोसैंक्ट और इनफैक्ट अ मैरिज एट ऑल। इस वजह से जहां पर स्टेट डाउरी रिलेटेड एक्ट्स बना सकता है, जहां पर स्टेट लगातार हमारे घर में घुसकर बहुत सारे बार इन्वेड करता है, तो ऐसे ब्रूटल एक्ट्स में आई डोंट थिंक सो एनी सिटीजन शुड हैव द ऑब्जेक्शन टू इंटरफेयर इन द पर्सन्स हाउस। इस वजह से आई डू बिलीव दैट इसको क्रिमिनलाइज करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो मनोज सोनी सर के बोर्ड ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। इसका स्टैंड, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, तो समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, डू थिंक ऑफ दीस आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन यदि आप एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका काउंटर क्वेश्चन भी आप कैसे आंसर करेंगे वो ध्यान रखिएगा। बिकॉज द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड कि हमें जरूरत है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना, तो आप उसके मिसयूज को कैसे कंटेन करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन फॉलोअप में जरूर पूछा जा सकता है। हाउ वुड यू एड्रेस दैट, इस क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन के बारे में जरूर सोच के रखिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस जाएंगे। या तो आप नहीं समझ सकते तो एक चीज और, जैसे जब मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दे रहा था तो आई हैड वन थिंग इन माय माइंड, मैं इस चीज में
एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके गया था, हालांकि मुझसे पूछा नहीं गया था, बट इन माय माइंड देयर वाज वन आंसर कि डेफिनेटली सर रेप को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, चाहे वो शादी के अंदर हो या शादी के बाहर। कैसे होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल इश्यूज विद इट, कैसे होगा, आई डू नॉट हैव द नेसेसिटी, जो भी थॉट प्रोसेस उस चीज में करने का। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, एटलीस्ट हमारे कानून में मैरिटल रेप मेंशन होना चाहिए कि इट इज नॉट परमिटेड, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। द वेरी एब्सेंस ऑफ इट, कहीं ना कहीं हम अभी भी विक्टोरियन मोरालिटी में जी रहे हैं, जो हमारी सदी से बहुत पीछे का है। दैट इज हाउ यू कैन एस्केप। कई बार आप एडमिट कर सकते हो कि डेफिनेटली मेरे पास उसका उपाय नहीं है, लेकिन मेरा मन ये मानता है कि इसे क्रिमिनल एक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले स्टेट इंटरवेंशन लॉ अपन कोशिश कर सकते हैं, लॉ बनाया जाए, प्रिफरेबली पार्लियामेंट बनाए वरना स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों पार्लियामेंट और स्टेट बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन में आता है अवेयरनेस, अवेयरनेस टू द फेलो पीपल। इसके अलावा जब भी कोई अवेयर हो, तो जो ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो है हेल्थ केयर, नेक्स्ट है पुलिस। इसके अलावा यदि कोई एनजीओस इसमें वर्क करती हैं तो इन तीनों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है अलग से, जैसे कि विमेन के लिए होता है स्वदर गृह। ऐसे घर बने रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में जहां पर विमेन जो बहुत खराब हालत में है, जिनकी फैमिली उन्हें डिसोन कर चुकी है, डिसोलेट कंडीशन में, उन्हें यहाँ पर रखा जा सके। तो उनको रहने के लिए सही जगह मिलनी चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, लीगल कम्युनिटी एड करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। फाइनली इवन एट द एक्सट्रीम केस आर्टिकल 142 कुड बी यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट यदि लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी से भाग रही है। क्या है आर्टिकल 142, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 142 एक स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूटिलाइज करने की बात कही गई है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। इसके तहत ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में डिग्री या ऑर्डर पास कर सकता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए नेसेसिटी है। तो इस केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट डिग्री या ऑर्डर पास करेगा, दैट वुड बिकम अ फोर्स ऑफ लॉ। एक लास्ट रिजॉर्ट मेथड है जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकोर्स में ला सकता है। तो दिस इज अबाउट मैरिटल रेप। गिव इट अ थॉरो थॉट यदि आप इंटरव्यू के लिए इमर्ज आउट कर रहे हैं, एंड इफ यू जस्ट प्लान टू राइट इट फॉर द मेंस, तो मेंस में यही पॉइंट्स कवर आउट होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।